हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ ऑल टाइम और एल्स यू कैन से सम लैंडमार्क जजमेंट्स. And if you guys are preparing for LLB, LLM or you are preparing for judiciary, then these judgments are very important for you. Also मैं आपको सिर्फ इनके बारे में बताऊंगी नहीं. I'll be telling you about facts in brief, also some judgments and most important कि कॉमन मैन की लाइफ में जजमेंट से क्या फ़र्क पड़ा. So for that keep watching this video. So the first case is Bandhuwa Mukti Morcha versus Union of India, AIR 1984 SC 802. Following facts are: the petitioner was an organization dedicated to the cause of release of bonded laborers. उन्होंने अपनी स्टोन क्वेरीज को लेकर डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में सर्वे किया और सर्वे करने पर उन्हें पता चला दैट देयर वर लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश who are working in these stone quarries under inhuman and intolerable conditions. और उनमें से बहुत सी तो बॉन्डेड लेबर्स थी. यह सब जानने के बाद पिटिशनर एड्रेस्ड अ लेटर टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने अपने सारे सर्कमस्टांसेस को डिटेल में बताया और साथ ही साथ PIL को भी फाइल किया. इस सब के बाद कोर्ट ने कमिश्नर को अपॉइंट किया और कहा कि 3-4 दिन के अंदर रिपोर्ट को सबमिट करें. अब बात करते हैं इसके जजमेंट पर. कमिश्नर द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई उससे साफ पता चला दैट वायलेशंस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द पोर लेबरर्स वर गोइंग ऑन. हालांकि अपेक्स कोर्ट कहती है दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर करता है कि हर किसी ह्यूमन को डिग्निटी के साथ जीने का हक है एंड ऑल्सो फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. और स्टेट इस चीज़ के अंडर आती है कि वो ध्यान रखे कि किसी भी ह्यूमन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो एंड स्पेशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. It held that state is bound to assure observation of social welfare and labor laws enacted for securing workman a basic human dignity. Thereupon, Apex Court ने 21 guidelines को भी सेट किया सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट टू चेक gross abuses of citizens' rights in future. The court also appointed a joint secretary in the Ministry of Labour, Government of India as a commissioner for the purpose of carrying out the job to see that directions are fulfilled. अब मेन इंपॉर्टेंट बात कि कॉमन मैन की लाइफ में इस जजमेंट से क्या फ़र्क पड़ा. So now the concern of the court in securing the release and rehabilitation of the bonded laborers in the present case set the trend in the court ensuring that no such violence of the fundamental and human rights of the citizens reoccur, ताकि दोबारा से ऐसा किसी भी ह्यूमन के साथ ना हो. Also कोर्ट ने ये क्लियर भी किया दैट अब आगे से कोर्ट इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी कि किसी भी गरीबी या फिर इलनेस की वजह से उन लोगों का फ़ायदा उठाया जाए. ऑल्सो ऑल सिटीजन्स हैव एन इक्वल राइट ऑफ सर्वाइवल एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर द सेम. और इस केस से सबसे अच्छी बात ये हुई कि इसने एक एग्जाम्पल भी सेट किया फॉर सोशल ऑर्डरिंग बाय वे ऑफ जुडिशल प्रोसेस. द अपेक्स कोर्ट हैज़ ट्राइड to eliminate social economic evil of bonded labor including child labor and issued certain guidelines to be followed so that reoccurring of such incidents be eliminated. Second case is Vishakha versus State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011. Following facts are: the immediate cause for the filing of this writ petition was an incident of alleged brutal gang rape of a social worker in a village of Rajasthan. ये जो पटिशन थी ये बहुत सारे लोगों द्वारा फाइल की गई थी, जिसमें इंक्लूडेड थे सोशल एक्टिविस्ट एंड कुछ NGO, जिनका बेसिक एम ये था ताकि वो सूटेबल मेथड के द्वारा ये रियलाइज करवा सके कि ट्रू कॉन्सेप्ट क्या है जेंडर इक्वालिटी का एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन ऑल वर्क प्लेसेस थ्रू जुडिशियल प्रोसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जजमेंट. कोर्ट ने पिटिशन एडमिट करते हुए क्लियरली कहा दैट इट इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स of gender equality and the right to life and liberty under Article 32 of the Constitution. कोर्ट ने ये भी क्लियर किया that one of the logical consequences of such an incident is also the violation of the victim's fundamental right under Article 19(1) Part G, which basically states to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business. कोर्ट ने कहा कि कोई भी काम डिपेंड करता है कि वो कितने सेफ एनवायरनमेंट में किया जा रहा है एंड ऑल्सो राइट टू लाइफ मीन्स लाइफ विद डिग्निटी. इन सब का ध्यान रखते हुए कुछ गाइडलाइंस को एनफोर्स किया गया फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज. द कोर्ट डिफाइंड सेक्शुअल हैरेसमेंट एज इंक्लूडिंग सच अनवेलकम सेक्शुअली डिटरमाइंड बिहेवियर एज Number 1.
physical contact and advances. Second, a demand or request for sexual favors. Third one, sexually colored remarks. Fourth, showing pornography. And the last one is any other unwelcome physical, verbal, or non verbal conduct of sexual nature. The court also gave other directions to ensure that no sexual harassment took place at the workplace, and the responsibility for ensuring the same was placed on the employer. कोर्ट ने ये भी कहा कि ये एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी बनती है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे अबाउट द राइट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड फॉर दैट इट ऑर्डर टू नोटिफाई दीज गाइडलाइंस एंड एनी लॉ इन दिस रिगार्ड. अब बात करते हैं कि कॉमन मैन की लाइफ में इससे क्या फ़र्क पड़ा. सो बेसिकली इस केस ने बहुत सारी गाइडलाइंस को फ्रेम किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, और एक मच नीडेड गैप को फिल किया. अनदर पॉइंट इसका ये नोट किया जाता है कि जो ये गाइडलाइंस थी ये इक्वली एप्लीकेबल थी फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, thereby ensuring that the protection extends everywhere and the life, dignity and profession of a working woman is adequately protected. Next case is Bachan Singh versus State of Punjab. Citation is 1982-3 SCC 24. Following facts are: there was a person named Bachan Singh जिसको tried and convicted किया गया था and also sentenced to death under section 302 of IPC for the murder of Desa Singh, Durgabai and Viranbai. डेथ पेनल्टी थी वो कंफर्म की गई थी बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, बट बाय स्पेशल लीव उन्होंने अपील किया एंड चैलेंज किया इस डेथ पेनल्टी को अंडर सेक्शन 354 क्लॉज 3 ऑफ द CRPC. इस पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड अपीलेंट ने कहा दैट अंडर सेक्शन 354 क्लोज 3 ऑफ द CRPC ये कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी एंड अनरीजनेबल है, क्योंकि ये क्रूअल एंड इनह्यूमन है. ऑल्सो ये अननेसेसरी है और सोशल पर्पस को किसी भी तरह से सर्व नहीं करता है. उसने ये भी कहा कि कोर्ट को डिस्क्रिशन है अवॉर्ड करने की डेथ पेनल्टी, बट वो कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी नहीं है. ऑन द अदर हैंड इस सेम चीज़ को डिफेंड किया गया बाय द स्टेट एंड उन्होंने इंक्लूड किया डिसीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 5 जजेस इन जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि आर्बिट्रेरी ना होते हुए भी कोर्ट हमेशा इवॉल्व करता है अपने स्टैंडर्ड्स को और नॉर्म्स को फॉर द पर्पस ऑफ गाइडिंग द एक्सरसाइज ऑफ इट्स डिस्क्रिशन इन दिस प्यूनिटिव एरिया. अब बात करते हैं जजमेंट की. एपेक्स कोर्ट ने क्लियरली सारे चैलेंजेस को डिसमिस किया और कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी को दिया जाता है एंड देयर आफ्टर प्रोविजंस इम्पोजिंग डेथ पेनल्टी वॉज अपहेल्ड. अब बात करते हैं कि कॉमन मैन की लाइफ में इस केस से क्या फ़र्क पड़ा. द एपेक्स कोर्ट लेड डाउन द डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस. ऑल्सो कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में विद स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डेथ पेनल्टी को अक्यूज पे इम्पोज किया जा सकता है, विच इज़ नाउ बिकम द यार्डस्टिक फॉर अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी बाय इंडियन जुडिशरी. नेक्स्ट केस इज पूनम वर्मा वर्सेस डॉक्टर अश्विन पटेल, AIR 1996 SC 2111. Following facts are: there was a person named Pramod Verma who was treated for fever by Dr. Ashwin Patel, जो बेसिकली एक होम्योपैथिक डॉक्टर था, बट जो दवाइयाँ उसने अपने ट्रीटमेंट में यूज़ की वो एलोपैथिक थी, सच एज बी कॉम्प्लेक्स एंड पैरासीटामोल. 9 दिन तक ट्रीटमेंट करने के बाद भी पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई एंड देन नेक्स्ट डे उसको एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास ले जाया गया, बट ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी ही डाइड नेक्स्ट डे. जो विडो थी डिसीज की पूनम वर्मा, उसने केस फाइल किया अगेंस्ट द डॉक्टर and the judge declared that any doctor who practiced and prescribed medicines about which he did not study and was not registered with the council constituted by law was a mere pretender to the knowledge in that system and is a quack. This was challenged before the Supreme Court. अब इस पे arguments हुई and the appellant sought to establish the liability of the doctor under Consumer Protection Act, Indian Medical Council Act, Maharashtra Medical Council Act and Bombay Homeopathic Practitioners Act. It was argued that
Like cures like is the basis of homeopathy, whereas allopathic is quite opposite to this. बेसिकली कहा जाए तो जो एलोपैथिक में पढ़ाया जाता है वो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता है. Now the judgment of this case, Honorable Supreme Court held that registered homeopathic practitioner must be mentioned in every clinic of the homeopathic doctor. Thus, the appeal was upheld and the court fined ₹3 lakhs payable to the wife of the deceased. Also, Medical Council of India ने डायरेक्ट किया पनिश करने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर को फॉर वायलेटिंग इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट. देयरफॉर उसको 3 साल की सजा सुनाई गई. Now let's talk about common man. This judgment holds that cross practicing by doctors of different systems of medicine is illegal. Even कहा कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी आयुर्वेद या वाइस वर्सा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए. And if any doctor prescribes medicines on the subject which is not taught to him, can be imprisoned by virtue of this case. However, इस जजमेंट को भी पार्शली ओवररूल किया गया बाय जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कि ये कहा है कि कोई भी डॉक्टर लायबल नहीं है अनलेस ग्रॉस नेग्लिजेंस इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम. नेक्स्ट केस इज डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1997 SC 3017. Following facts are: a letter was written by the Chief Executive Chairman of Legal Aid Services, West Bengal, to the Chief Justice of India, referring to certain newspaper reports wherein mistreatment of prisoners by the police was alleged. Basically, इस लेटर को ट्रीट किया गया एज ए रिट पिटीशन एंड नोटिस किया गया सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो इस पर अपने व्यूज दे. Thereupon, the court gave various guidelines to be observed by the police while securing arrest of person. Following judgment, the apex court detailed 11 measures to be observed by the police to secure arrest of accused. These mainly are: number 1, arresting or interrogating official have to bear identification badge. There has to be a preparation of memo of arrest in the presence of a family member or local person. अरेस्टी को राइट दिया जाए कि वो अपने किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को और ऐसा फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सके अबाउट हिज अरेस्ट. डिटेल्स जितनी भी हो अरेस्ट को लेकर वो सब 8 से 12 घंटे के अंदर अरेस्टी के रिलेटिव या किसी फ्रेंड को बताई जाए. द अरेस्टी मस्ट बी टोल्ड ऑफ हिज राइट्स टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड सून आफ्टर द अरेस्ट. हर 48 आवर्स में अरेस्टी को सब्जेक्ट किया जाए कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराए बाय अ ट्रेन डॉक्टर. अरेस्टी को परमिट किया जाए कि वो अपने लॉयर से मिले ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विच इज नॉट नेसेसरी फॉर थ्रू आउट द इंटेरोगेशन. कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट सीज्ड एंड प्रिक्योर्ड हैव टू बी सबमिटेड टू मजिस्ट्रेट. इन केस अरेस्टी रिक्वेस्ट फॉर examination of bodily injuries at the time of arrest, the request has to be complied with. जो कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल किसी फ्रेंड या रिलेटिव को दी गई हो अरेस्टी के, उसको एंटर किया जाए पुलिस डायरी में. लास्ट वन इज पुलिस कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट हेडक्वार्टर हैज टू नोटिफाई इन द नोटिस बोर्ड अबाउट द फैक्ट ऑफ अरेस्ट विद इन 12 आवर्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ अरेस्ट. नाउ फॉर कॉमन मैन, इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी काफ़ी सारी सफिशिएंट राइट्स एंड रेमेडीज को दिया और कहा कि अगर कोई इनका अब्यूज करता है then definitely that person will be liable as a contempt of court and shall be dealt accordingly. सो गाइज ये कुछ जजमेंट थे जो मैंने डिस्कस किया आज आप सबके साथ. बट स्टिल अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है इनको लेके या फिर अगर आपको कोई और लीगल क्वेरी है देन आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में किसी भी लिंक पे जाके यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.